बिहार भूमि का जो सर्वे होने जा रहा था, अब वो काम काफ़ी लंबे समय के लिए लटक गया है। अब लटक इसलिए गया है क्योंकि अब पटना हाई कोर्ट में जो है ये रिट फाइल किया गया है कि सर्वे का जो कार्य हो रहा था, वो गैरकानूनी तरीके से हो रहा था। जो सर्वे का नियमावली था 2012 यानी कि 2012 का, उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया जा रहा था। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में बहुत से ऐसे रैयत थे, ऐसे भूस्वामी थे, जिन्होंने ज़मीन तो खरीद लिया, लेकिन उसका दाखिल खारिज करवाया ही नहीं था। अब जैसे सर्वे प्रारंभ हुआ तो वो सभी व्यक्ति जो दाखिल खारिज काफ़ी लंबे समय से 10 साल, 20 साल या 25 साल या 50 साल या इससे भी ज़्यादा समय से नहीं करवाया हुआ था, वो सभी व्यक्ति जो है दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। और जैसे दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है कि वो सभी का जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति का दाखिल खारिज किया नहीं जा रहा है। तो इस टाइप का काफ़ी समस्या जो है रैयत के सामने आ रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें, जब भी आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं और जो भी सीओ है, जो भी सर्किल ऑफिसर है, उसके पास यदि आपका आवेदन जाता है तो उसके पास ये पावर होता है कि आपका आवेदन को वो बारीकी से देखे कि क्यों रिजेक्ट होगा आपका आवेदन, किस आधार पे वो रिजेक्ट किया जा रहा है, वो चीज़ उसको देखना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्ट्री करवाया है और जैसे आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे तो आपका कोई फरीक है या फिर जो उस प्रॉपर्टी पर यदि किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो जो व्यक्ति विवाद से संबंधित है वो कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन यदि सीओ साहब के पास दे देता था, तो ऐसे स्थिति में आप लोग का डायरेक्ट दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसके बाद आपको डीएसएलआर के कोर्ट में जो है वकील के द्वारा वहाँ पे बहस करवाना पड़ता था और वहाँ पे काफ़ी लंबा जो है भागदौड़ हो जाता था और काफ़ी लंबा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खर्च हो जाता था और वो जल्द से जल्द जो है वहाँ पे ऑर्डर भी नहीं मिलता था, काफ़ी जो है समय लग जाता था। लेकिन सीओ साहब के पास भी ये पावर है कि यदि वो आपका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट करने से पहले आपको वो सूचना देके बुलाए। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपत्ति किया है, किसी प्रकार का कोई शिकायत किया है जिसके वजह से आपका दाखिल खारिज मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है, तो वो संबंधित व्यक्ति को भी बुलाएगा और दोनों को आमने सामने बैठा के उसका मामला को सुना जाएगा कि आखिर क्या मामला था, और मामला को सुन के वहीं निपटारा करके जो आपका दाखिल खारिज कर देना चाहिए, उसको ये अधिकार होता है। तो ऐसे स्थिति में जो जमीन का रैयत है उसको कहीं भी भाग दौड़ करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर प्रखंड में, आप कोई भी प्रखंड से क्यों न हो, आप अपने प्रखंड में भी पता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो दाखिल खारिज है वो रिजेक्ट किया जा रहा है, किसी का एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा है। बहुत 1, 2, 3, 4, 5% जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसका कोई दिक्कत नहीं है। यही सब समस्या को देखते हुए कुछ रैयत के द्वारा जो है पटना हाईकोर्ट में रिट भी फाइल किया गया है। तो रिट जो फाइल किया गया है, तो अब जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, बिहार सरकार है, उसको 15 दिन के अंदर जो है अपना पक्ष को वहाँ पे रखना होगा। अब आगे ये देखना होगा कि अपना पक्ष रखता है तो उसमें क्या रखता है या नहीं रखता है, तो उसके बाद जो है ऑनरेबल न्यायालय का क्या आदेश आता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, दाखिल खारिज में बहुत व्यक्ति के द्वारा जो है मतलब पैसा दिया जा रहा है, बहुत रैयत कह रहा है कि दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है, बहुत रैयत हमसे ये भी कह रहा है कि सर्वे के नाम पर जो है काफ़ी लूट मचा रखा है, काफ़ी पैसा ले रहा है, किसी से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जिसका जैसा प्रॉपर्टी है उससे उसी तरह का जो है डिमांड किया जा रहा है। तो आपको बता दें, दाखिल खारिज में और सर्वे में आपको 1 रुपया भी कहीं देने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, यदि आप मान लीजिए आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट होने वाला है और आप वहाँ 5,000 रुपया देते हैं या 10,000 रुपया देते हैं, या मान लीजिए आप सर्वे का फॉर्म जमा कर रहे हैं, वहाँ आपसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो दाखिल खारिज होने वाला है उसी में आपसे पैसा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका कागजात में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है और पैसा लेकर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि जो कार्य होने वाला है कानूनियन तौर पे, उसी में आपसे पैसा माँगा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना कि आपका कोई प्रॉपर्टी का कागजात जो है अधूरा है या गलती है, उसमें सुधार का बहुत ज़रूरी है और बिना सुधार किए आप पैसा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी सरकारी कर्मी है, वो जो आपसे पैसा लेगा, तो जो कार्य होने वाला होगा, उसी कार्य के एवज में आपसे पैसा लेगा। ऐसा नहीं कि वो जो काम नहीं होगा, उसमें भी आप पैसा देंगे तो आपका काम कर देगा, ऐसा कोई भी सरकारी कर्मी नहीं करता। कोई भी सरकारी कर्मी अपना नौकरी को खतरे में नहीं डालेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो कार्य आपका होने वाला है, उसी में आपसे पैसा का डिमांड किया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे, न तो आपको दाखिल खारिज में 1 रुपया देना है, न ही सर्वे के नाम पे आपको 1 रुपया देना है। अब मान लीजिए यदि डिमांड किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आपको बता दें, जो भी सरकारी कर्मी पैसा का डिमांड करता है आम व्यक्ति से, तो उसी के लिए जो है निगरानी विभाग बनाया गया है।
आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी स्टेट से है, कोई भी स्टेट से आप क्यों ना हो। हालांकि एंटी करप्शन विभाग में आप कैसे शिकायत करेंगे, इसका मतलब जो है पूरा एड्रेस कैसे आपको पता चलेगा, ये तमाम टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं। यदि आप निगरानी विभाग में शिकायत कर देंगे कोई भी सरकारी कर्मी का, यदि वो आपसे रिश्वत का डिमांड करता है तब, तो ऐसी स्थिति में उस सरकारी कर्मी का नौकरी तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उसे जेल भी जाना होगा। और यदि निगरानी विभाग उसको पकड़ता है और मतलब कोई भी सरकारी कर्मी को रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग पकड़ता है, तो ऐसे स्थिति में आपको जीरो खर्च होगा, कोई भी आपको लंबा चौड़ा खर्च नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको वकील रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। जो निगरानी का टीम होगा वही ये साबित करेगा कि जो भी मतलब सरकारी कर्मी को वो लोग गिरफ्तार करेगा निगरानी विभाग, तो निगरानी विभाग के ही ऊपर है वो चीज़ साबित करना कि वो आपसे पैसा ले रहा था। तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। और जो सरकारी कर्मियों को आप एक बार जेल भेज देंगे तो वहाँ का जो भी विधि व्यवस्था है वो भी बहुत हद तक जो है सुधार होगा। यदि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक शेयर करेंगे, ऐसी स्थिति में बहुत सा जो रैयत है उसको बहुत सा लाभ मिल सकता है। क्योंकि यदि आपका पंचायत से कोई एक व्यक्ति दाखिल खारिज में पैसा दे देता है या फिर सर्वे के नाम पे पैसा दे देता है, तो उसी के बाद जो है सभी से पैसा लिया जा रहा है। यदि एक आदमी टाइट रहे, वो पैसा न दे, तो बाकी से भी जो भी सरकारी कर्मी है वो पैसा का डिमांड नहीं करेगा। लेकिन गलती पहला ही व्यक्ति करता है। यदि कोई एक व्यक्ति पैसा देंगे तो बाकी से भी पैसा जो है डिमांड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उसके द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है सभी रैयत के लिए। तो वो टोल फ्री नंबर पे आपको क्या सुविधा मिलेगा वो हम बता देते हैं। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कौन सा जो है टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। तो जो टोल फ्री नंबर दिया गया है मतलब आम रैयत के लिए, तो उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आपका जो प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई समस्या है, मान लीजिए मौखिक बंटवारा किए हैं या फिर दादा परदादा के नाम से ज़मीन है या फिर आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा, कोई भी समस्या हो, तो वो समस्या के बारे में आप वहाँ पे बता सकते हैं और वो आपका समस्या का निवारण आपको बताएगा। साथ ही साथ उस नंबर पे जो है आप सुझाव भी दे सकते हैं या फिर कोई शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यदि आप इस टोल फ्री नंबर पे शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि कार्रवाई ना हो। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई सरकारी कर्मी आपसे पैसा का डिमांड करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको निगरानी विभाग से ही जो है कंप्लेन करना चाहिए। तो आप ये वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को जो है इसके बारे में पता चल पाए और सभी जो रैयत है वो अवेयर हो पाए, उसको जानकारी हो पाए, ताकि ये जो मतलब अवैध राशि वसूल किया जा रहा है प्रॉपर्टी का ओनर से, वो अवैध राशि का वसूली न किया जा सके। तो यदि आप निगरानी विभाग में कोई शिकायत करना चाहते हैं और इसका प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो यहाँ पे आ गया है, उस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि निगरानी विभाग में कैसे शिकायत किया जाता है।